हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बी फार्मेसी के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 1 के मॉड्यूल 4 के टॉपिक, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़। इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है। वो दो चीज़ जो कि एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है, दैट इज़ इनकम्पैटिबिलिटी। पहले वाले लेक्चर वीडियोस में मैंने आपको बताया था फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में, जिसमें हम लोग स्टडी किए थे इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन के बारे में, जो कि फिजिकल चेंजेस के थ्रू होता है। ठीक है, अब इस लेक्चर वीडियो में हम केमिकल और थेराप्यूटिक को डील करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है और थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, जैसे हमको नाम से समझ आ रहा है कि इसमें कोई केमिकल चेंजेस हो रहे हैं जो कि एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबल है, जो एक दूसरे के साथ नहीं कंपैटिबल है। ठीक है, एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं, वो उस इनकम्पैटिबिलिटी को हम कहते हैं, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो हमें नहीं चाहिए पर वो हो रहा है, वो इनकम्पैटिबिलिटी को हम कहते हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, और ये बेसिकली क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वो केमिकल इंटरेक्शंस हो जाते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं कोई दो इंग्रेडिएंट्स के बीच में, जो कि एक टॉक्सिक और इनएक्टिव प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है। ठीक है, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है, उस टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी को हम कहते हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें केमिकल इंटरेक्शन होने की वजह से उसके टॉक्सिक और इनएक्टिव प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्लियर? सो let's see the definition. Reaction between two or more substances which leads to the change in the chemical properties of a pharmaceutical dosage form. As a result of this, toxic inactive products may be formed. Clear हुआ? यानी कि दो या दो से ज़्यादा substances जब कोई chemical property में changes करते हैं किसी pharmaceutical dosage form में, ठीक है, अब वो चेंजेस ऐसे होते हैं कि वो प्रोडक्ट जो हो रहा है वो टॉक्सिक या फिर इनएक्टिव फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, तो वो जो चेंजेस होते हैं, वो जो इनकम्पैटिबिलिटी होती है, जो कि रिक्वायर्ड नहीं होती है हमारे उस डोसेज फॉर्म में, उसे हम कहते हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। दो अलग अलग केमिकल में जो रिएक्शंस हो जाता है और जो रिएक्शंस सही नहीं होते, हार्मफुल होते हैं, बेसिकली दैट इज केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, जब डिस्पेंस करते हैं ऐसे प्रिस्क्रिप्शन को, तो चाहे तो हमें उसके हार्मफुल प्रोडक्ट को बनने से ही रोक देना चाहिए। ठीक है, तो हम रोक दिए उसे बनने से पहले, हमें अगर पता है कि A + B अगर हम डाल रहे हैं और C बन रहा है जो कि टॉक्सिक है, तो हम क्या करेंगे, A के साथ C डालने की कोशिश करेंगे और D प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कि केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी रुक जाए, एक तो ये प्रोसेस है। नहीं तो फिर अगर कोई हार्मफुल प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको चाहे तो हम प्रिवेंट कर दें, या फिर हम अगर किसी ने गलती से कोई प्रिस्क्राइबर ने प्रिस्क्राइब कर दिया तो एज अ फार्मासिस्ट हम उसे रोकें और बताएं कि नहीं, ये अगर मिलेंगे और तो सी प्रोडक्ट बनेगा जो कि हार्मफुल है, तो हम वहीं पे उसे डिस्पेंस होने से रोकते हैं। कई बार होता है कि गलती से ही प्रिस्क्राइबर ने गलत दो ऐसी मेडिसिन लिख दी हैं जो कि एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबल हैं, तो इसीलिए हम उसे क्या करेंगे, एज अ फार्मासिस्ट हम उसको वहीं पे रोक देंगे। क्लियर हुआ? केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। आगे देखते हैं कि केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो होता है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है, बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, टॉलरेटेड एंड एडजस्टेड। ठीक है, अगर केमिकल इंटरेक्शंस के बेसिस में आप बात करें तो वो टॉलरेटेड होता है और एडजस्टेड फॉर्म में होता है। टॉलरेटेड में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी द केमिकल इंटरेक्शंस कैन बी चेंजिंग द ऑर्डर और मिक्सिंग द सॉल्यूशन इन डाइल्यूट फॉर्म्स विदाउट और बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। बेसिकली क्या होता है इस केस में, टॉलरेटेड के केस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, देखो दो तरीके के होते हैं, एक होता है टॉलरेटेड, दूसरा होता है एडजस्टेड। तो टॉलरेटेड के केस में हम क्या करते हैं, जो केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है ना, उसकी हम ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज कर देते हैं। जिस ऑर्डर में उसको मिक्स कर रहे हैं उस ऑर्डर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 डाल रहे हैं ना, तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले 1 डालेंगे, फिर 3 डाल दिए, फिर 4 डाल दिए, फिर 2 डाल दिए, फिर 5 डाले, यानी ऑर्डर जो है मिक्सिंग का उसको चेंज कर दिए। ठीक है, इसमें
कोई भी फॉर्मूला में चेंजेस नहीं होता। 1 2 3 4 5 अगर है इंग्रेडिएंट्स तो 1 2 3 4 5 ही रहेंगे और जितनी क्वांटिटी में है उतना ही रहेगा, बस हम आगे पीछे करके इस इंटरेक्शंस को रोक सकते हैं, ठीक है, दैट इज टॉलरेटेड। सेकेंड है एडजस्टेड। इन दिस टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी चेंज इन द फॉर्मुलेशन इज नीडेड विद द कंपाउंड हैविंग अ इक्वल थेराप्यूटिक वैल्यू। इस केस में क्या होता है, जो इनकम्पेटिबिलिटी हो रही होती है, जो केमिकल इंटरेक्शंस हो रहा होता है जिसकी वजह से इनकम्पेटिबिलिटी हो रही है, तो उसमें हम क्या किए, सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 इंग्रेडिएंट है, ठीक है, जिसमें 2 इंग्रेडिएंट जो है वो इन 1 3 4 5 के साथ कंपेटिबल नहीं हो पा रहा है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, क्या करेंगे, हम 6 ले आएंगे जो कि 2 को रिप्लेस कर दे, और बेसिकली 6 ऐसा होना चाहिए जिसका थेराप्यूटिक इफेक्ट सेम हो एज ऑफ 2, ठीक है, तभी हम इसको इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, समझ आया। हम ऐसा कंपाउंड को रिप्लेस कर देंगे, इसमें बेसिकली फॉर्मूला में हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं कि जो सेम इफेक्ट हमें मिल जाए, और ऑर्डर हमें चेंज नहीं करते, हम ऑर्डर सेम रखेंगे, बस हम इंग्रेडिएंट को ही चेंज कर देंगे, वो भी सेम थेराप्यूटिक वैल्यू से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ एडजस्टेड सब्सटीट्यूशन ऑफ कैफीन सिट्रेट विथ कैफीन इन सोडियम सैलिसिनेट एंड कैफीन सिट्रेट मिक्सचर। हम कैफीन सिट्रेट का कैफीन से सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं जब हम सोडियम सैलिसिलेट और कैफीन सिट्रेट का कोई मिक्सचर बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ये दोनों का मिक्सचर बनाएंगे, सोडियम सैलिसिलेट और कैफीन सिट्रेट का, तो जो आपका सैलिसिलिक एसिड है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जो कि एक तरह का इनकम्पेटिबिलिटी है। तो इस केस में हमने क्या किया, कैफीन सिट्रेट को कैफीन से सब्सटीट्यूट कर दिया, और जब कैफीन सिट्रेट की जगह हम कैफीन डालेंगे तो प्रेसिपिटेशन सैलिसिलिक एसिड का नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम एडजस्ट करके केमिकल इंटरेक्शंस से जो होते हैं इनकम्पेटिबिलिटी उसको दूर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद है सेकेंड हमारा बेस्ड ऑन नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी क्या था, बेस्ड ऑन द केमिकल इंटरेक्शंस, अब है हमारा बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन का नेचर कैसा है। तो फर्स्ट है इमीडिएट इनकम्पेटिबिलिटी, इसका नेचर, इफ द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इमीडिएटली आफ्टर कंबाइनिंग द प्रिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट्स। अगर तुरंत प्रिस्क्रिप्शन का इंग्रेडिएंट है और अगर आपको इनकम्पेटिबिलिटी दिख जा रही है तो दैट इज इमीडिएट, यानी तुरंत, नाम से समझ आ रहा है, तुरंत आपको दिख गया तो आप तुरंत डिस्पेंस करने से पहले ही आप उसमें करेक्शन कर देंगे। दे शुड बी डिस्पेंस्ड ओनली आफ्टर करेक्शन, क्योंकि आपको तुरंत दिख गया, ठीक है। सेकेंड इनकम्पेटिबिलिटी बेस्ड ऑन द नेचर इज डिलेड। डिलेड यानी धीरे बाद में, यानी कि when the chemical reaction proceed at a very slow rate and no appreciable visible changes occur which may develop on keeping the product for a long time are delayed incompatibility। जो कि प्रोडक्ट को लंबे समय तक रखने के बाद जो इनकम्पेटिबिलिटी दिखती है उसे हम कहते हैं डिलेड इनकम्पेटिबिलिटी, जिसको आफ्टर डिस्पेंसिंग के बाद भी हो सकता है हमें देखने को मिले, ठीक है, पैकेजिंग के समय देखने को मिले या फिर डिस्पेंसिंग के बाद भी कई पेशेंट्स को इनकम्पेटिबिलिटी दिखती है। दैट इनकम्पेटिबिलिटी इज डिलेड इनकम्पेटिबिलिटी। कई केसेस में आपने देखा होगा सिरप का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा इंटरेक्शन हो जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कोई सिरप या एलेक्सर कर देते हैं जिसकी वजह से उसमें ब्रेकिंग, वो अलग से स्मेल करेगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि इसमें कोई इनकम्पेटिबिलिटी हुई है, और वो जो इनकम्पेटिबिलिटी वो भी एक्सपायरी डेट से पहले आपको पता चल जाएगा, ठीक है, दैट इज डिलेड इनकम्पेटिबिलिटी। क्लियर? अगर एक्सपायरी डेट से पहले ही कोई मेडिसिन खराब हो जा रही है दैट इज डिलेड इनकम्पेटिबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइबर, ठीक है। प्रिस्क्राइबर के ऊपर कई बार होता है कि कई बार क्या होता है कि प्रिस्क्राइबर ने इंटेंशनली कोई इनकम्पेटिबल कंपाउंड्स दे प्रिस्क्राइब कर दिया है, या फिर कई बार यूनिडायरेक्शनल होता है या फिर अनइंटेंशनल होता है, ठीक है, जिसमें प्रिस्क्राइबर को नहीं पता होता और उसने गलती से दो ऐसे ड्रग या फिर कंपाउंड डिस्पेंस करवा दिया है जो कि एक दूसरे के साथ इनकम्पेटिबल है, ठीक है। इंटेंशनल में क्या होता है, व्हेन द प्रिस्क्राइबर नोइंगली प्रिस्क्राइब द इनकम्पेटिबल ड्रग्स। इसमें कब होता है इंटेंशनली, अब जैसे कि हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल कई बार जानबूझ के भी इनकम्पेटिबिलिटी करवाई जाती है, जैसे कि जिंक सल्फेट एंड पोटेशियम सल्फाइड्स, ठीक है, ये अल्बा लोशंस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर हम जिंक सल्फेट और पोटेशियम सल्फाइड को
ठीक है। अगर एक साथ देते हैं ना तो उस केस में क्या होता है, जो जिंक सल्फेट होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, और इसे हम बेसिकली कब यूज़ करते हैं, जिंक सल्फेट जो होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं एक्ने के ट्रीटमेंट में, पिंपल्स के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, और ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं कि जिंक सल्फाइड जो है वो एक्चुअली में प्रेसिपिटेट हो जाए और अपना एक्शन दे। क्लियर। तो इस टाइप का जानबूझ के भी इंटेंशनली किया जाता है। क्लियर। और कई बार अनइंटेंशनल रहता है, व्हेन द प्रिस्क्राइबर प्रिस्क्राइब्स द ड्रग्स विदाउट नोइंग दैट देयर इज एन इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स। कई बार होता है कि नहीं पता है दो ड्रग्स और उसको अनइंटेंशनली प्रिस्क्राइबर ने दे दिया, ए और बी का लिख दिया है प्रिस्क्राइबर ने, और उसको नहीं पता है कि ए और बी में इंटरेक्शन हो सकता है, मतलब अनइंटेंशनली उसने दे दिया। या हो सकता है पहले से कोई मेडिसिन चल रही होंगी, ठीक है, और वो आपने नहीं बताया अपनी हिस्ट्री से, डॉक्टर्स हिस्ट्री पूछते हैं, अगर हिस्ट्री नहीं बताई है और डॉक्टर ने कोई नया ड्रग आपको दे दिया है जो कि पुराने ड्रग से इनकम्पैटिबल है, उस केस में भी अनइंटेंशनल इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है। क्लियर। तो ये होता है इंटेंशनल और यूनिडायरेक्शनल या फिर अनइंटेंशनल इनकम्पैटिबिलिटी विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइबर। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में, समझ आया। नेक्स्ट है हमारा थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी नाम से आप समझिए, थेराप्यूटिक यानी कि हीलिंग इफेक्ट, ठीक है, थेराप्यूटिक इफेक्ट होना चाहिए, और उसमें इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट यानी उसके डिजायर्ड इफेक्ट के में जो इनकम्पैटिबिलिटी शो होती है, जो वो कंपैटिबल नहीं हो पाता, जो डिजायर्ड इफेक्ट आपको चाहिए होता है वो नहीं आ रहा है, इन दैट केस द इनकम्पैटिबिलिटी इज नोन एज थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। उस केस में थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी होता है। बेसिक ये कब होगा? जैसे हमने कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए एक ड्रग को प्रिस्क्राइब किया, ठीक है, पर उसने उसका नेचर या फिर इंटेंसिटी ऑफ एक्शन ही डिफरेंट कर दिया जो हमें चाहिए था, ठीक है, जो हमें इफेक्ट चाहिए था वही नहीं हुआ उसके, चाहे तो नेचर में चाहे तो इंटेंसिटी में चेंज हो गया। नेचर यानी उसको एक्चुअली में उसको बुखार ठीक करना था पर वो बुखार नहीं ठीक किया और खांसी सर्दी चालू कर दिया, ठीक है, तो नेचर चेंज हो गया। या फिर उसकी इंटेंसिटी, जैसे 500 mg में हम बोलते हैं कि एक एडल्ट का बुखार ठीक हो जाता है, बट वो इंटेंसिटी उसकी कम हो गई है, वो 500 mg में ट्रीट नहीं कर रहा है, तो क्योंकि किसी इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से, क्योंकि हो सकता है पैरासिटामोल के साथ कोई और ड्रग ले रहे हैं, उस केस में थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी होती है। क्लियर हुआ? तो आप इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ वन ड्रग बाय द प्रायर कॉन्कॉमिनेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनदर, ठीक है, थेराप्यूटिक इफेक्ट में कोई मॉडिफिकेशन जब हम एक ड्रग ले रहे हैं जबकि हम दूसरा ड्रग भी ले रहे हैं, मतलब दो ड्रग जब हम ले रहे हैं उसके कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट के ऊपर कोई मॉडिफिकेशन हुआ, उसे हम कहते हैं थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। इट मे बी एज अ रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन ड्रग्स टू अ पेशेंट विद अ इंटेंशन टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक डिग्री ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन बट हैव रिस्टोर इंटेंसिटी ऑफ द एक्शन प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट रूम दैट इंटेंडेड फॉर द प्रेस्क्राइबर, ठीक है, हमने कोई ड्रग दिया, एक सर्टेन ड्रग प्रिस्क्राइब किया है किसी पेशेंट को कि एक स्पेसिफिक डिग्री ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिले, लेकिन उसकी इंटेंसिटी या नेचर चेंज हो जाए, उसे हम कहते हैं, उस केस में हम कहते हैं कि यहाँ पे थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी हुई है। समझ आया? थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी कब होगा? जब हमने दो ड्रग को लिया है, चाहे एक ड्रग को हम ले रहे हैं जबकि पहले से ही हम दूसरा ड्रग ले रहे हैं और वो दोनों ड्रग एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, और वो ड्रग्स जो हैं वो बेसिकली उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन में बेसिकली उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट को टारगेट करे और फिर उसको जितना उसको इफेक्ट शो करना चाहिए था वो नहीं करे, या जिस चीज़ के लिए ड्रग ले रहे हैं वो उसे ठीक ना करे, तो उस केस में थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी होती है, ठीक है। ये बेसिकली दो मैकेनिज्म से काम करता है, एक होता है फार्माकोकाइनेटिक, दूसरा होता है फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, ठीक है, एंड फार्माकोडायनेमिक व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है कि जो बॉडी कर रहा है यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन के समय अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं जो कि थेराप्यूटिकली इनएक्टिव है, थेराप्यूटिकली इनकम्पैटिबल है, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक। और ये होता है अगर कोई एक्टिव फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द इंटरेक्टिंग ड्रग्स अगर चेंज हो रही हैं, ठीक है, उससे रिलेशन में अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो वो होता है फार्माकोडायनेमिक, जैसे सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, अल्टर्ड सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, इफेक्ट ऑन रिसेप्टर साइड,
तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो दो तरीके से काम करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक। ठीक है, ये बेसिक मैकेनिज्म है इसका। अब इसके एक्शंस क्या हैं ये हम आगे देखते हैं। देखो, थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी ऑकर्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी ये सब रीजन होने की वजह से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डोज में कोई एरर है, एरर इन डोसेस, रॉन्ग डोज और रॉन्ग डोसेस फॉर्म अगर आपने ले लिया है तो उस केस में थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी होता है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स की वजह से थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी होता है। सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग्स की वजह से होता है, ठीक है, या फिर ड्रग इंटरेक्शन की वजह से हमें थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी मिलता है। ठीक है, ये सब कारण होते हैं बेसिकली थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी के, जिसके वजह से फार्माकोलॉजिकल एक्शन या डिजायर्ड एक्शन जो चाहिए होता है वो कम हो जाता है या उसका नेचर चेंज हो जाता है। क्लियर हुआ? अब इसे हम एक एक करके डील करते हैं कि डोसेस के एरर होने की वजह से कैसे होता है और रॉन्ग डोज लेने से कैसे होता है, ये हम आपको एक एक करके डील करके समझाते हैं। ठीक है, so many therapeutic incompatibility results from the error in writing or interpreting the prescription order. ठीक है, the most serious type of doses error in the dispensing is overdose of the medication. ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो डोज लिखा है उस डोज को हमने नहीं देखा, उस डोज को हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, जो रिटर्न मिस्टेक है उसको हमने पढ़ के जो फार्मासिस्ट है उन्होंने गलत डिलीवर कर दिया या पेशेंट ने गलत ले लिया है, तो उस केस में एरर इन डोसेज होता है। सपोज फॉर एग्जांपल एट्रोपिन सल्फेट कैप्सूल्स है, ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, जैसे कि इसमें डायरेक्ट एट्रोपिन सल्फेट कैप्सूल्स का एग्जांपल लेते हैं। उसमें एट्रोपिन सल्फेट 0.05 ग्राम, फेनोबार्बिटॉल 0.015 ग्राम और एस्प्रिन 0.300 ग्राम। ठीक है, इस केस में मैं आपको दो तरीके के बताती हूँ। एक तो ये होता है कि एट्रोपिन सल्फेट कभी भी 0.005 ग्राम नहीं दे सकते हैं, उसका मैक्सिमम डोज होता है 0.002 ग्राम। ठीक है, अगर तो इसका मतलब है कि डॉक्टर से हो सकता है गलती से 0.05 ग्राम लिखा गया है। क्लियर हुआ? तो उस केस में भी इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है, या फिर डॉक्टर ने 0.005 ग्राम लिखा होगा बट वो दिखने में 3 दिख रहा है या 2 दिख रहा है, तो उस केस में डॉक्टर हैंडराइटिंग की वजह से भी कई बार डोजेज एरर हो जाते हैं। तो उस केस में जो फार्मासिस्ट है उसकी ड्यूटी है कि वो डॉक्टर के पास वापस भेजे और बताए और सही डोज को लिखवा के लेके आए। ठीक है, तो इसका एक्चुअल में इस सब ऐसे टाइप की इनकम्पेटिबिलिटी का कॉज होता है। इन दिस प्रिस्क्रिप्शन द क्वांटिटी ऑफ एट्रोपिन इज इन ईच कैप्सूल इज मोर देन रिकमेंडेड डोज। जैसे मैंने आपको बताया रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा है, तो इसका रेमेडी है द प्रिस्क्रिप्शन इज रिफर्ड बैक टू द प्रिस्क्राइबर टू करेक्ट द प्रिस्क्रिप्शन टू ओवरडोज ऑफ द एट्रोपिन सल्फेट and the recommended dose of atropine for a single is 0.25 mg to 2 mg. ठीक है, तो डॉक्टर को बोल दिया जाए कि रिफ़र कर दिया जाए कि आपने डोज ज़्यादा लिखा है तो वो हट जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है हमारा रॉन्ग डोज और डोसेस फॉर्म। अगर किसी ने रॉन्ग डोज या रॉन्ग डोसेस फॉर्म ले लिया है उस केस में भी इनकम्पेटिबिलिटी, थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी है। जैसे दो ड्रग के नाम अगर सेम है, जैसे प्रेडनिसोन एंड प्रेडनिसोलोन, तो ये दोनों ड्रग या डिगॉक्सिन या डिजिटॉक्सिन। ठीक है, तो इन केसेस में क्या होता है, बेसिकली कई बार ऐसा हो जाता है कि सेम नाम होने की वजह से गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से गलत ड्रग डिस्पेंस हो जाती है। तो ये भी एक तरह का थेरेपेटिक एरर है। देयर आर सर्टेन ड्रग्स विच हैव क्वाइट सिमिलर नेम्स एंड देयर इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ डिस्पेंसिंग द रॉन्ग ड्रग। इसीलिए जब भी प्रिस्क्रिप्शन मिले तो एक फार्मासिस्ट की ड्यूटी है कि उसको 2-3 बार सही से पढ़े। अगर कोई डाउट है तो वो डॉक्टर के पास जाए और उसे क्लियर करे या कॉन्टेक्ट करके उससे क्लियर करे। ठीक है, नहीं तो आप देखिए प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन दोनों सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो इसकी वजह से गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिगॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन जबकि दोनों की एक्टिविटी बहुत डिफरेंट होती है, बट स्टिल नाम सेम होने की वजह से गलत ड्रग डिस्पेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है। समटाइम्स मेनी ड्रग्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स। कई बार बहुत सारे सेम ड्रग्स जो होती हैं वो अलग अलग डोसेज फॉर्म में होती है, एंड हैंस इफ द डोसेज फॉर्म इज नॉट क्लियरली मेंशन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन इट बिकम्स नेसेसरी टू सीक द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द प्रिस्क्राइबर। कई बार क्या होता है कि 2 ड्रग्स हैं,
ठीक है, ये तो मैंने आपको नाम का चेंजेस बताया, पर कई बार ऐसा होता है कि 2 ड्रग्स हैं, उसी का सिरप भी आता है, उसी का टैबलेट भी आता है, उसी का कैप्सूल भी आता है, तो अब कौन से डोजेस फॉर्म किस ड्रग किसके लिए लिखा गया है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि जैसे अगर बच्चा होगा तो उसको सिरप ही देना है, अगर बड़े हैं तो वो टैबलेट ले सकते हैं, या फिर इंजेक्शन, अगर वो अनकॉन्शियस हैं तो उनको इंजेक्शन के थ्रू देना है। ठीक है, तो कौन सा डोसेस फॉर्म कब डिलीवर करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप बच्चे को टैबलेट दे देंगे तो वो अटक जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर आप किसी एडल्ट को सिरप दे रहे हैं तो वो उसको एक्सपेंसिव पड़ सकता है, जबकि वो इजीली टैबलेट खा सकता है। क्लियर, तो इस टाइप से डोसेस फॉर्म के कौन से फॉर्म में उसको डिलीवर करना है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मासिस्ट टू बिकम टू चेक द प्रिस्क्रिप्शन इंटेंसिवली। इफ ही फाइंड्स दीज टाइप्स ऑफ एरर शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली। ठीक है, अगर फार्मासिस्ट ने देखा है, ठीक से पढ़ा है, तो उसे तुरंत उसे एक्शन लेना चाहिए, और अब डोसेस फॉर्म को जिस डोसेस फॉर्म में है या फिर जो भी गलत अगर लग रहा है तो उसको तुरंत ठीक करने का काम फार्मासिस्ट का है। क्लियर, प्रिस्क्राइबिंग नेक्स्ट है हमारा प्रिस्क्राइबिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स। ठीक है, जैसे कुछ ड्रग्स, कुछ जैसे कोई अगर डिसीज पेशेंट है तो उसको वो ड्रग नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो उस केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी उस केस में वो बैन है, समझ लीजिए, उसको उस केस में नहीं लेना है। ठीक है, तो उस केस में अगर वो ड्रग ले रहे हैं तो वो हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकता है। तो देयर आर सर्टेन ड्रग्स विच आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अ पर्टिकुलर डिसीज और अ पर्टिकुलर पेशेंट हु इज एलर्जिक टू इट। हो सकता है कोई पेशेंट उससे एलर्जिक है, या फिर उसे वो डिसीज़ है, और या फिर उस डिसीज़ कंडीशन को वो डिसीज़ कंडीशन बढ़ सकती है, तो उस केस में क्या होता है, जो वो ड्रग है वो उसे नहीं देनी चाहिए। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स भी अगर हिस्ट्री नहीं पता है या उसके एलर्जिक रिएक्शन के बाद डॉक्टर को नहीं पता है, तो प्रिस्क्राइबर तो प्रिस्क्राइब कर ही देगा। तो इस केस में भी थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द पेशेंट्स हैविंग पेप्टिक अल्सर। जिस पेशेंट को पेप्टिक अल्सर होता है उस केस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं दिया जाता, वो हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, द पेनिसिलिन एंड सल्फर ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द पेशेंट्स हु आर एलर्जिक। जो पेशेंट्स एलर्जिक होते हैं उसमें पेनिसिलिन और सल्फर ड्रग्स नहीं दिए जाते, वो ऑल एलर्जिक हो जाते हैं क्योंकि। ठीक है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शंस आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपरटेंसिव पेशेंट। जो बीपी के पेशेंट्स होते हैं उनको वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर नहीं दिया था, क्योंकि आपको पता होगा कि उसमें वेसोडायलेटर देने की ज़रूरत होती है, कोई वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर उस केस में नहीं दिया जाता। ये तो अगर वेसल्स और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो बीपी अपने आप और बढ़ जाएगा, जो कि हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा। क्लियर, नेक्स्ट है बार्बिचुरेट्स एंड मॉर्फिन शुड बी नॉट गिवन टू दी अस्थमेटिक पेशेंट्स। अस्थमेटिक पेशेंट्स को मॉर्फिन और बार्बिचुरेट्स टाइप की ड्रग्स नहीं देते हैं। बेसिकली ये पेन किलर होते हैं और सिडेटिव्स होते हैं, पर अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए ये हार्मफुल इफेक्ट शो कर देंगे। तो इन सब केसेस में क्या होता है, ये ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। एक और एग्जांपल है, आपको सिंपल एग्जांपल, तो सल्फाडाइजिन कैप्सूल्स। इस केस में क्या होता है, जैसे सल्फाडाइजिन कैप्सूल्स अगर आप एग्जांपल देखें तो इसमें क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड जो रहता है वो बेसिकली यूरिनरी एसिडिफायर का यूज़ करता है। ठीक है, लेकिन ये क्या कर देगा, इट कॉजेज डिपोजिशन ऑफ सल्फोनामाइड क्रिस्टल्स इन दी किडनी। ये क्या करता है, किडनी में सल्फोनामाइड क्रिस्टल्स को सेटल कर देता है, डिपॉजिट कर देता है, जो कि हार्मफुल इफेक्ट शो करता है। क्लियर, तो इसीलिए कभी भी सल्फाडाइजीन और अमोनियम क्लोराइड को एक साथ नहीं दिया जाता। ठीक है, क्योंकि ये एसिडिफायर का काम करता है, यूरिनरी एसिडिफायर का अमोनियम क्लोराइड काम कर देता है, और ये डिपोजिशन कर देता है सल्फोनाइड क्रिस्टल्स का इन दी किडनी। तो अगर इन दोनों को साथ में दिए तो ये सल्फोनामाइड क्रिस्टल्स को डिपॉजिट कर देगा किडनी में। ठीक है, इसलिए प्रिस्क्राइबर को बता देना चाहिए और तुरंत इनकम्पेटिबिलिटी को ठीक करना चाहिए, तो उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं आएगा। Clear? So before prescribing such substances, a doctor must be careful. If he does not, a pharmacist should be calibrated to point out such type of doctor's errors. Such must immediately be referred to the concerned doctor and gets corrected. इस टाइप के हमें प्रिस्क्रिप्शंस अगर आते हैं तो फार्मासिस्ट की ड्यूटी है कि वो डॉक्टर से कंसल्ट करे और तुरंत इसको रिफर बैक करे और उसको करेक्ट करवाए। ठीक है, और डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है कि वो केयरफुली कोई भी मेडिसिन को लिखें। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रिस्क्राइबिंग सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक ड्रग्स। When two drugs are prescribed together, they tend to increase the activity of each other.
which is synergism. When two drugs are prescribed together, they tend to decrease the activity of each other, is known as antagonism. ठीक है, दो टर्म्स मैंने आपको यहाँ पे बताया है, प्रिस्क्राइबिंग सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक ड्रग्स. ठीक है, तो सिनर्जिस्टिक ड्रग्स क्या होगा, जब दो ड्रग को हम मिलाएंगे और एक्टिविटी जो रहेगी वो इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज सिनर्जिस्टिक, यानी उसने दो ड्रग की कॉम्बिनेशन की वजह से एक्टिविटी इंक्रीज हो गई. ठीक है, अगर दो ड्रग ए और बी हैं, उनकी कॉम्बिनेशन की वजह से कोई एक्टिविटी डिक्रीज हो गई तो उसको हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, इसलिए एंटागोनिस्ट का काम किया. ठीक है, लेकिन अगर दो ड्रग ए और बी मिलाने से अगर एक्टिविटी इंक्रीज हो गई उस ड्रग की तो वो होता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. क्लियर हुआ. तो इस केस में क्या होता है, अगर हमने ऐसी कोई ड्रग डिटरमाइन कर दी, तो अगर हमने प्रिस्क्राइब कर दिया या हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आया, तो भी इनका थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसकी एक्शन की इंटेंसिटी बढ़ जाए, मैंने जैसे बताया था, या फिर कम हो जाए, तो वो थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्प्रिन एंड पैरासिटामोल, अगर एस्प्रिन और पैरासिटामोल की कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो वो इंक्रीज कर देगा एनाल्जेसिक इफेक्ट. ठीक है, दर्द कम करने का, मतलब पेन किलर, वो अच्छा पेन किलर एक्ट करेगा, न्यूट्रलाइजिंग दी इट विल नॉट न्यूट्रलाइज, वो बढ़ा देगा एक्चुअली एक्शन को. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन इंक्रीजेज द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी. अगर हम कॉम्बिनेशन में पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन दे रहे हैं जो कि दोनों एंटीबायोटिक है, तो ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा. ठीक है, एम्फिटामिन शोज इट्स एंटागोनिस्ट इफेक्ट विद द बार्बिचुरेट्स. बार्बिचुरेट्स के साथ अगर एम्फिटामिन दे दिए हैं तो वो एक्शन जो है सेडेटिव का वो कम कर देगा. क्लियर हुआ. फॉर एग्जाम्पल एम्फिटामिन सल्फेट सिरप अगर हम ले रहे हैं, तो इन दिस प्रिस्क्रिप्शन देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन हम देना प्रेफर करते हैं जिसमें एक्टिविटी इंक्रीज हो और बेनिफिशियल हो. ठीक है, बट जिसमें बेनिफिशियल एक्टिविटी नहीं दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल एम्फिटामिन एंड बार्बिचुरेट्स को हम साथ में नहीं देते हैं. ठीक है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और प्रोबेंसिड को हम एक साथ नहीं देते, क्योंकि दोनों गाउट का ट्रीटमेंट करते हैं. ठीक है, और हम गाउट के ट्रीटमेंट के लिए दोनों ही यूज़ कर रहे हैं, तो ये दोनों अगर एक साथ दिया जाए तो दोनों एक दूसरे के एक्शन को न्यूट्रलाइज कर देंगे और हमें कोई भी ट्रीटमेंट गाउट का नहीं मिल पाएगा. तो इसीलिए प्रिस्क्राइबर को बहुत ध्यान देना है कि कौन सी मेडिसिन कब दे रहे हैं और कब उनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है जो कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट को कम या ज़्यादा कर रहा है. क्लियर. और फिर लास्ट आता है हमारा थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी के ऊपर, वो है ड्रग इंटरेक्शन. जब दो ड्रग दिए जा रहे हैं एक साथ साइमल्टेनियसली और वो एक्शन शो कर रहा है जो कि थेरेप्यूटिकली इनकम्पैटिबल है, दैट इज ड्रग इंटरेक्शन. इसका डेफिनेशन है द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज अल्टर्ड बाय द प्रायर और साइमल्टेनियसली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनदर ड्रग. अगर कोई एक ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है और वो दूसरे ड्रग के, चाहे तो उसको तुरंत लेने से या पहले ले लेने की वजह से उसमें इंटरेक्ट हो रहा है, उसकी एक्टिविटी को चेंज कर रहा है, मतलब ए ड्रग और बी ड्रग को अगर दे रहे हैं तो ए ड्रग की वजह से बी ड्रग की एक्टिविटी चेंज हो रही है या बी ड्रग की वजह से ए ड्रग की एक्टिविटी चेंज हो जा रही है, तो उसे हम कहते हैं ड्रग इंटरेक्शन. ठीक है, द ड्रग इंटरेक्शन कैन यूजुअली बी करेक्टेड बाय द प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ डोसेज इफ द सस्पेक्टेड इंटरेक्शन इज डिटेक्टेड. ठीक है, इसको तभी ठीक कर सकते हैं अगर हमने डोसेज के एरर को ठीक किया, उसको करेक्ट किया. सपोज दो ड्रग 1 और 2 हम एक साथ दे रहे हैं. ठीक है, तो 1 ड्रग और 2 ड्रग की एक्टिविटी अगर जो है वो नहीं हो पा रही है, ठीक है, जो 1 ड्रग है उसको वो सेकेंड ड्रग की एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहा है, वो भी थेरेप्यूटिकली, तो वो इंटरेक्शन होता है ड्रग इंटरेक्शन. ठीक है, फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है, और 250 mg का कैप्सूल्स है, उसको हर 6 आवर्स में डॉक्टर ने बोल दिया है लेने के लिए. ठीक है, लेकिन हमने इसको मिल्क के साथ ले लिया. ठीक है, तो क्या होगा, अगर टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ ले लेंगे तो कैल्शियम जो होगा वो इनएक्टिवेट हो जाएगा. जो मिल्क में प्रेजेंट है कैल्शियम, वो क्या होगा, वो इनएक्टिवेट हो जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए हमें मिल्क के साथ नहीं लेना चाहिए कभी भी टेट्रासाइक्लिन को, नहीं तो वो उसकी एक्टिविटी को कम कर देगा या बंद कर देगा.
तो इस टाइप के अगर प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आ रहा है तो थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो अनइंटेंशनल है. सो द प्रिस्क्रिप्शन, उसको उसमें क्या करना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन को तुरंत डॉक्टर के पास, प्रिस्क्राइबर के पास भेज देना चाहिए और उसे फिर से करेक्ट करना चाहिए और उसका डायरेक्शन को चेंज करना चाहिए. ठीक है, इसलिए हमें कभी भी टेट्रासाइक्लिन का अगर बोला गया है कि मिल्क के साथ लेना चाहिए तो हम टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ नहीं लेते. क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो ड्रग इंटरेक्शन हो जाता है मिल्क के साथ और वो कैल्शियम की एक्टिविटी को कम कर देता है. ऐसी बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जिसमें ए का अगर एक्शन है, ए ड्रग ले रहे हैं किसी बी के साथ, तो फिर ए की एक्टिविटी, ए की वजह से बी की एक्टिविटी खत्म हो जा रही है या बी की वजह से ए की एक्टिविटी खत्म हो जा रही है, उसे हम कहते हैं ड्रग इंटरेक्शन. क्लियर हुआ? तो ये था हमारा फिजिकल और थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. थैंक यू.